लगभग 100 वाटर ड्रॉपलेट से, मतलब 100 परफेक्ट चॉज लेवल के क्रिएचर्स। लेकिन वो क्रिएचर्स नहीं थे, वो लू फैंग थे। तो डेफिनेटली किसी भी नॉर्मल चॉज लेवल के क्रिएचर से काफी ज्यादा पावरफुल है लू फैंग अपना। इवन ये जो क्लोन्स थे ये इवन गॉड किंग लेवल की स्ट्रेंथ को भी एक्सर्ट कर सकते थे। अगले मोमेंट के अंदर जो लू फैंग होता है वो अपनी 1/लाइफ एंड डेथ रिकॉग्निशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। अगले मोमेंट के ऊपर जो 360 लू फैंग थे वो एक साथ, उन सभी लोगों के हाथों के अंदर हम लोगों को एक ब्लेड लाइट देखने के लिए मिल सकती थी, क्योंकि एक साथ काफी सारे ब्लेड स्लैशेस सामने वाले बंदे के ऊपर फेंक देते हैं। लू फैंग ने इस मूव का इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये जो मूव है ये लगभग 2 बार काम आता था। इसके अंदर लाइफ एंड डेथ दोनों की पावर थी। साथ ही साथ माइंड के ऊपर इस मूव को इस्तेमाल करने से कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती थी, क्योंकि ये मूव को लू फैंग ने काफी ज्यादा पहले रिकॉग्निट किया था, आईमन 2 से फॉर्म किया था, बनाया था, क्रिएट किया था। कि अभी करंट सिचुएशन के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि जो लू फैंग की विल पावर है वो ऑलरेडी अल्टीमेट गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। यानी कि लू फैंग की विल पावर 3rd लेवल के ऊपर है गॉड किंग के। लेकिन क्योंकि जो लू फैंग था उसके ऊपर इस वक्त हुनियन क्रिस्टल स्पिरिट फूड और माइंड क्लेविंग स्पिरिट लिक्विड का भी असर था, इसलिए जहाँ पे लू फैंग बस 100 अवतार यूज कर सकता था, वहाँ पे वो 360 अवतार को एक साथ यूज कर पा रहा था, एंड एक साथ उन सब के थ्रू अपने अटैक्स को रिलीज कर पा रहा था। वही वो जो बड़ा सा क्लाउड था वो बस इन सारी लाइट बीम्स को अपने आसपास आते हुए देखता रहता है। सडनली नेक्स्ट मोमेंट के ऊपर लगभग 360 काफी ज्यादा पावरफुल लाइट की बीम्स, जो स्वॉट बीम्स होती है, वो इसके बॉडी को चीर फाड़ना शुरू कर देती है, एंड वो अपने अंदर काफी ज्यादा पावरफुल इम्यून डिस्ट्रक्टिव पावर फील कर सकता था, जो कि इन लाइट स्वॉट बीम्स के कारण हुई थी। जहाँ से ये जो लाइट की बीम्स हो रही थी, ये लाइट की स्लैश थी, ये जा रही थी, वहाँ का जो हिस्सा था वो पूरी तरीके से इनहेलिटेड हो जा रहा था। ये जो बीइंग होता है इसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि लू फैंग का बस एक अवतार इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इनफैक्ट ये जो बंदा था ये लू फैंग के इस मूव के बारे में नहीं जानता था, लेकिन किसको पता कि ये लू फैंग का वन ऑफ द किलिंग मूव है। और जो लू फैंग होता है वो ज्यादातर 10 मिलियन रिवर्स का इस्तेमाल करता है, एंड देखा जाए तो वो इस मूव से काफी ज्यादा पावरफुल मूव है। लेकिन फिलहाल लू फैंग को अपने उस पावरफुल मूव को यूज करने की कोई नीड नहीं है। इसी के साथ आप लोगों को पता होगा कि जो लू फैंग है वो लगभग 10 मिलियन वाटर ब्लेड स्लैश का भी इस्तेमाल करता है। कि लू फैंग के करंट स्वॉर्ड एरे से काफी ज्यादा पावरफुल मूव है। लू फैंग इन्फिनिट स्पेस के अंदर था, तब जो उसने एंसेस्टर के साथ फाइट की थी, तब उसने लगभग अपने 36 ब्लेड स्वॉर्ड लाइट्स को रिलीज किया था इन्फिनिट स्पेस के अंदर, एंड वो जो एंसेस्टर वूजिंग थे वो इवन लू फैंग के उस अटैक को भी झेल नहीं पाए थे। तो यहाँ पे जहाँ पे लू फैंग ने लगभग 360 ब्लेड लाइट्स को रिलीज किया है, क्या आपको लगता है कि जो क्लाउड है ये इन अटैक्स को सह पाएगा? लेकिन अटैक करने के बाद ही जो लू फैंग होता है वो समझ जाता है इस बंदे की जो ट्रू बॉडी रिजर्व है वो काफी पावरफुल है, यानी कि इसका एनर्जी रिजर्व भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इवन लू फैंग काफी सारे अटैक भी कर देगा। उसके बाद भी उसके स्वॉर्ड लाइट से इस बंदे को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इवन थॉट अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा इवन टाइप का बैटल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि लू फैंग लीड पे है। लेकिन उसी के बाद भी लू फैंग काफी अच्छी तरीके से जान सकता था लगातार अपने इन अटैक्स को यूज करने से वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, उसकी स्वॉर्ड लाइट कंज्यूम हो रही है। वो जो सामने वाला गॉड किंग लेवल का वॉरियर होता है वो लू फैंग से कहता है इवन थॉट तुम बस एक अवतार हो, लेकिन उसके बाद भी तुम ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर टॉप लेवल के चौदह के ट्रांजिट वॉरियर गिने जा सकते हो। स्टिल एट द एंड में भी वही चीज बोलूंगा जो मैंने पहले कही थी, तुम एट द एंड बस एक अवतार हो। तुम्हारे जो सर्वेंट एंड डिसाइपल है उन्हें आज मरना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले सेकंड के अंदर आसमान के अंदर हम लोगों को बिजली के झटके देखने के लिए मिलता है। एक बिजली गिरती है जो कि लगभग 360 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर जाती है, एंड जो 360 बिजली के बड़े बड़े लाइट की बीम से ये लू फैंग के उन 360 क्लोन्स के ऊपर जाके गिरते हैं, जिसके कारण एक ही बारी के अंदर उसके सारे के सारे क्लोन इनहेरिटेड हो जाते हैं। फ्लाइंग बोट के अंदर मोरुशा एंड मोयू किंग ये लोग काफी शौक के साथ इस फाइट को देख रहे थे। पहले जब स्टार्टिंग में उन्होंने लू फैंग को फाइट करते हुए देखा था एंड काफी सारे स्वॉर्ड अटैक्स रिलीज करते हुए देखा था, तो उन्हें लग रहा था कि वो एक मेजोरिटी के अंदर है, यानी कि ऑलरेडी वो किसी भी वक्त इस फाइट को जीत सकता है। लेकिन अब जाके उनको पता चल रहा है कि आखिर वो एक वीक साइड के ऊपर है। ऑलरेडी लू फैंग के सारे अवतार खत्म हो चुके हैं, एंड मोयू किंग को तो ऐसा ही लग रहा था कि जो उसके मास्टर है वो एट द एंड बस 14 ट्रांजिट लेवल के वॉरियर है, एंड उनके पास इस वक्त बस उनका अवतार है, एंड अपने अवतार की मदद से वो क्या ही कर लेंगे जब सामने वाला एक गॉड किंग लेवल का वॉरियर हो। इस तरीके से इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इन लोगों की मौत काफी तक करीब आ चुकी है, एंड इन लोगों का मरने का भी समय आ चुका है। मोयू किंग अपनी वाइफ की तरफ देखता है, स्माइल करता है। उसकी वाइफ मोयू किंग की तरफ देखते हुए कहती है क्या क्या हम मरने वाले हैं? मोयू किंग कहता है इस वर्ल्ड के अंदर तुम और मैं हम लोग काफी ज्यादा वीक है। जब मोरुशा मोयू किंग का भाषण सुनने लग जाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, एंड वो कहता है बकवास करना बंद कर एंड जल्दी जाके छुप जा। मोरुशा तुरंत अपने हाथों को वेव करता है, एंड उसके हाथों के अंदर एक बिल्डिंग होती है जिसके अंदर मोयू किंग एंड जैंग यूंग ये दोनों के अंदर चले जाते हैं, यानी कि एक तरीके से इन दोनों को उसने अपने स्टोरेज ट्रेजर के अंदर रख लिया था। और ऊपर से देखा जाए तो मोरुशा काफी परेशान दिख रहा था, बट अंदर ही अंदर जो मोरुशा था वो लिटरली काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो अपने मास्टर के बैकअप प्लान का वेट कर रहा था, एंड उसे ऐसा लग रहा था उसका मास्टर का बैकअप प्लान जल्दी काम आने वाला है, क्योंकि एट द एंड लू फैंग के पास यहाँ पे बस अपना अवतार था। मोरुशा लू फैंग से कहता है मास्टर क्या हमें अपना बैकअप प्लान स्टार्ट कर देना चाहिए? लू फैंग स्माइल करके कहता है नहीं, इतने जल्दी नहीं। ये चीज सुनने के बाद जो मोरुशा होता है वो थोड़ा सा शॉक होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू फैंग क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी लू फैंग का अवतार डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो अभी इस बंदे के साथ कैसे फाइट करने वाला है? क्या उसके पास कोई और अवतार या फिर कोई और क्लोन है? लेकिन अगर वो है भी तो वो इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं पहुंच सकते। वाटर ड्रॉपलेट वर्ल्ड के अंदर हम लोग को लू फैंग का एक और अवतार देखने के लिए मिलता है कि उस मैसिव ग्रे क्लाउड की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। पहले जब लू फैंग ने अपने स्वॉर्ड अटैक का यूज किया था तो उसकी स्वॉर्ड एरे ग्राइंडिंग
गॉडकिंग अटैक की मदद से इन दोनों के ऊपर इक्वली इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि उस बंदे ने भी लू फेंग के ऊपर अटैक किया था। तो एक तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे को कंसील कर दिया था। लेकिन इन सब चीजों से लू फेंग को एक चीज सेंस हो चुकी थी कि सामने वाले बंदे की जो विल पावर है वो काफी ज्यादा कमजोर है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो लू फेंग उसके वीकनेस का फायदा उठा सकता है। एट लास्ट लू फेंग के पास अपनी रियल बॉडी तो है नहीं, लेकिन वो अपने विल पावर अटैक और अपने मूव्स के कारण इस बंदे को मार सकता है। सामने वाले की जो विल पावर थी वो बस फर्स्ट लेवल के ऊपर थी, गॉड किंग लेवल के। जो लू फेंग था वो ऑलरेडी थर्ड लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। लू फेंग को अपने ऊपर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस था कि वो अपने विल पावर अटैक की मदद से सामने वाले बंदे को मार देगा। और एक सेकंड और सोचे हुए जो लू फेंग होता है वो अपनी ल्यूआन टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है। एंड क्योंकि लू फेंग के ऊपर माइंड क्लींजिंग लिक्विड का वही असर था, साथ ही साथ लू फेंग ने कुछ टाइम पहले हुनियन फ्रूट को भी कंज्यूम किया था, इसलिए इन दोनों का इफेक्ट उसके बॉडी के अंदर देखने के लिए मिल सकता था। लू फेंग का दिमाग और ज्यादा तेजी से चल रहा था। अगले सेकंड हम लोग को एक मैसिव स्टार देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इस क्लाउड के सामने आता है। वो रोटेट करते हुए काफी ज्यादा तेजी से क्लाउड की तरफ जा रहा था। वही जो क्लाउड वाला फिगर होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे फील हो रहा था कि उसकी मौत उसकी तरफ आ रही है। स्टार के अलावा उसे बाकी पूरी की पूरी दुनिया पूरी तरीके से ब्लर दिख रही थी। वो एक तरीके से हिप्नोटाइज हो चुका था। जैसे लग रहा था उसकी सोल इस बड़े से तारे के अंदर टकरा के पूरी तरीके से क्रश हो जाएगी। अगले सेकंड के अंदर वो जो बंदा होता है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। एंड फाइनली वो जो बड़ा सा स्टार होता है वो उसकी मेंटल कॉन्शियसनेस से जाके टकरा जाता है। एंड ये बंदा इवन अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाता एंड ये इंस्टेंटली पूरी तरीके से मर जाता है। वही इस बंदे ने पहले जो अपना डोमेन क्रिया था वो जो डोमेन था वो इंस्टेंटली पूरी तरीके से टूट के वापस से छोटा सा श्रिंक हो जाता है। वो ब्लैक कलर के लिक्विड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। भाई लू फेंग जब इस बंदे की तरफ दिखता है तो मन ही मन सोचता है क्या इस बंदे का ट्रू फॉर्म, क्या इसका ट्रू फॉर्म सही में एक ग्रे फॉग ही था। लू फेंग अच्छी से उस ग्रे फॉग को ऑब्जर्व करता है क्लोज जाके। एंड क्योंकि यहाँ पे लू फेंग ने ऑलरेडी अपना ड्रॉपलेट वर्ल्ड बना के रखा था, इसलिए आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर कोई भी लू फेंग को इस फाइट को लड़ते हुए नहीं देख सकता था। बस यहाँ पे मुरुशा इकलौता इंसान था जिसे पता था कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। जो मुरुशा होता है वो काफी ज्यादा शॉक होता है। वो कहता है क्या क्या ये बंदा मर गया, ये इतनी जल्दी कैसे मर सकता है। एंड मास्टर क्या उनके पास और कोई दूसरी सीक्रेट टेक्निक है विल पावर की। अगले सेकंड के अंदर जो मुरुशा होता है वो चुटकी बजाता है एंड वो जो फ्लाइंग बोर्ड होता है वो स्पेस ट्रेजर के अंदर चला जाता है। इसके बाद मुरुशा लू फेंग के बाजू के अंदर अपीयर होता है। मुरुशा लू फेंग से पूछता है मास्टर ये गॉड किंग लेवल का वॉरियर कौन था एंड ये ग्रे कलर के फॉग के अंदर क्यों चेंज हो गया। लू फेंग कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस बंदे की ट्रू बॉडी थी। लेकिन जैसे इस बंदे की मरने की न्यूज स्प्रेड होगी तो जल्दी हम लोग को पता चल जाएगा कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सा गॉड किंग मरा है। एंड जिस तरीके से इसकी शक्ल दिख रही थी ऐसा लग रहा था कि मे बी ये जाना माना गॉड किंग लेवल का वॉरियर होगा। एंड क्योंकि गॉड किंग लेवल की काफी कम वॉरियर्स है, अगर एक भी मरता है तो पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर उस चीज की न्यूज फैल जाती है। तो जैसे इनके कानों तक ये न्यूज आएगी तब तक शायद से इन लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है। मुरुशा लू फेंग से पूछता है क्या मैं इस बंदी की डेड बॉडी को ले सकता हूँ। लू फेंग कहता है नहीं, मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी है। एक बार मैं इसकी बॉडी मटेरियल्स एंड थोड़ी बहुत रिसर्च कर लूँ उसके बाद मैं तुम्हें ये बॉडी दे दूंगा। तुम सबसे पहले मोयो किंग यांग को एंड उसकी वाइफ को इन दोनों को हुयांग सिटी के अंदर घुमा के लाओ। जब तुम जियांग सिटी के अंदर दोबारा आओगे तो तुम स्टार टावर के अंदर आके इस बॉडी को कलेक्ट कर सकते हो। चीज सुनने के बाद जो मुरुशा होता है वो इमीडिएटली काफी एक्साइटेड हो जाता है एंड वो आके अंदर मुंडी हिला देता है। आफ्टर ऑल ये फर्स्ट टाइम था जब ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर मुरुशा को एक गॉड किंग लेवल की बॉडी देखने के लिए मिलने वाली थी खाने के लिए। लू फेंग इस वक्त मनी मन सोच रहा होता है कि जो गॉड किंग लेवल का वॉरियर था ये काफी कमजोर था, इसकी मेंटल विल काफी वीक थी। ये बस गॉड किंग लेवल के फर्स्ट लेवल के ऊपर थी और इस बंदे की मेंटल विल 30 to 50% थोड़ी सी और ज्यादा पावरफुल होती तो मैं इस चीज की पूरी गारंटी नहीं दे सकता था कि मैं इस बंदे को मार पाऊँ या ना मार पाऊँ। लू फेंग कहता है कि इस वक्त मोयो किंग यांग एंड उसकी वाइफ एंड बाकी सारे सर्वेंट्स को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे सबसे पहले हुआंग सिटी लेके जाएगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ताकि रास्ते के अंदर और उन्हें कोई और डिफिकल्टी ना आए। एंड वैसे भी हुआंग सिटी के अंदर लू फेंग का काफी पावरफुल अवतार है। हुआंग सिटी के अंदर जो लू फेंग का अवतार है वो इतना पावरफुल है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है। वो आराम से किसी गॉड किंग लेवल के वॉरियर से फाइट कर सकता है। रही बात लू फेंग की इस अवतार की तो ये बस इस गॉड किंग लेवल के वॉरियर को इसलिए मार पाया क्योंकि इसका लक अच्छा था। उस गॉड किंग लेवल के वॉरियर की विल काफी कमजोर थी एंड वो ऑलरेडी ल्यूआन टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर चुका था एंड उसकी भी विल पावर लगभग थर्ड लेवल के ऊपर पहुंच चुकी थी। लू फेंग एक चीज मनी मन सोच रहा था कि इस तरीके का गॉड किंग इसके बाद फर्स्ट स्टेज के मेंटल विल हो, ऐसा कोई गॉड किंग मिलना काफी रेयर है। मुरुशा लू फेंग से कहता है मास्टर क्या इन लोगों ने मुझे और मोयो किंग यांग को हमारी किसी गलती की वजह से टारगेट किया था, बट हमने आज तक कभी भी इतने पावरफुल एनिमी को कभी अट्रैक्ट नहीं किया। लू फेंग कहता है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी की सारी गलती मेरी है। मैंने फूड किंगडम के वू जियांग एंसेस्टर की अपॉर्चुनिटी को खत्म कर दिया स्पेस वर्ल्ड के अंदर। कहीं ना कहीं लू फेंग समझ चुका था क्योंकि शैडो स्काई रिलम जैसे काफी प्रोफेशनल असिस्टेंट को हायर किया गया था, तो इन लोगों को अगर कोई अफोर्ड कर सकता है किसी लो लेवल के वॉरियर को मारने के लिए तो वो बस वही बंदा था, यानी कि वो एंसेस्टर। एवर सिंस जब से लू फेंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आया था उसने हमेशा अपनी प्रोफाइल को लो रखा था। वो ज्यादा लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, जहाँ पे जरूरत ना हो वहाँ पे वो जबरदस्ती की दुश्मनी नहीं लिया करता था। एंड ऐसे में बस वही इकलौता बंदा निकलता था जिसके ऊपर लू फेंग का शक जा सकता है। मुरुशा लू फेंग से कहता है क्या मास्टर आपने उसकी अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया? आखिर वो अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा रेयर थी
कि उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। लू फेंग हंसते हुए कहता है, ऐसे समझ सकते हो कि आज तक उसने जितना भी अपने लिए कमाया लगभग उसने सब कुछ गवा दिया। उसे लगभग उस अपॉर्चुनिटी के लिए 50 मिलियन मेरिट पॉइंट्स एक्सचेंज करने पड़े थे ताकि वो एक गेस्ट स्पॉट वहाँ पे खरीद सके। एंड रही बात उन एंसेस्टर की, तो वो बस फर्स्ट स्टेज ऑफ गॉड किंग लिरम के ऊपर है, तो उनके लिए इतनी ज्यादा बड़ी अमाउंट इकट्ठा करना ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं